जिन लोगों को भी हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स है शरीर में, आफ्टर मेडिकेशन जैसे कैबरगोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, कई बार मेडिकेशन से भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो लोग सर्जरी के बारे में सोचते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि सर्जरी जो लास्ट ऑप्शन है, क्या ये बेनिफिशियल होता है या नहीं। जब डोपामिन एगोनिस्ट जैसे कैबरगोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन ये इनइफेक्टिव होते हैं या बहुत लोगों से टॉलरेट नहीं होता उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे सर्जरी एक पॉजिटिव चॉइस हो सकती है। जिनका मैक्रो एडिनोमा है, जैसे कि जो ट्यूमर है वो काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो एक पॉजिटिव ऑप्शन हो सकता है सर्जरी। कई बार जब ट्यूमर बड़े साइज़ का होता है वो मेडिसिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। जब महिलाएं जिनका प्रोलैक्टिन हाई होता है और वो कंसीव करना चाहती हैं, तो ऐसे में हम डोपामिन एगोनिस्ट मेडिकेशन डिसकंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी के समय, और चांसेस होते हैं कि जो ट्यूमर है वो साइज़ में ग्रो कर जाएगा अगर हम मेडिसिन डिसकंटिन्यू करते हैं तो, और वो कंडीशंस और ज़्यादा बिगाड़ सकता है। ऐसे में जो एक सेफ ऑप्शन होता है वो होती है सर्जरी। सर्जरी के दौरान एक छोटा सा इंसीजन यानी कि कट बनाया जाता है नोज़ के थ्रू, और इंसीजन को एक्सटेंड किया जाता है स्टेनॉइड साइनस से, ताकि सर्जन जो है वो देख सके और एडिनोमा को ठीक से रिमूव कर सके। जितने भी मैक्सिमम जो पिट्यूटरी न्यूरोसर्जन्स है वो आसानी से इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं एक एंडोस्कोप की मदद से। सर्जरी क्या करती है, ये ब्लड प्रोलैक्टिन कॉन्सेंट्रेशन को कम करने में मदद करती है। कई बार सर्जरी के बाद जो नॉर्मल स्थिति में भी पेशेंट को लाने में हेल्पफुल होता है। अगर किसी को माइक्रो एडिनोमा है यानी छोटे साइज़ का ट्यूमर एज़ कम्पेयर टू मैक्रो एडिनोमा यानी काफ़ी बड़े साइज़ का ट्यूमर, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है जिनका माइक्रो एडिनोमा है, छोटे साइज़ का ट्यूमर। उनकी जो है नॉर्मल हेल्दी पर्सन की तरह प्रोलैक्टिन लेवल्स हो जाते हैं आफ्टर द सर्जरी। अगर प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल आता भी है सर्जरी के बाद, तो चांसेस हो सकते हैं कि वो कई साल बाद प्रोलैक्टिन के लेवल शायद बढ़ भी सकते हैं। सर्जरी के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखे जाते हैं, जैसे विजन का ख़राब होना, हेमोरेजेस हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस। ये अनकॉमन है, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं देखा जाता है। कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसीज भी देखे जाते हैं, बट ये बहुत कम केसेस में देखा गया है। जो सर्जरी के रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है वो वैसे तो काफ़ी कम है अगर सर्जरी एक अच्छे सर्जन एंड ट्रस्टेड एक्सपीरियंस्ड सर्जन द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऑपरेशंस में। अब हम रेडिएशन थेरेपी के बारे में जान लेते हैं। रेडिएशन थेरेपी लोग हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए अपनाते हैं। रेडिएशन थेरेपी बेसिकली क्या करता है, ये श्रिंक कर देता है ट्यूमर्स को, प्रोलैक्टिनोमास को, और ये प्रोलैक्टिन के लेवल्स को ब्लड में कम कर देता है। बट ये काफ़ी समय ले लेता है इस थेरेपी में, और इसको बहुत ज़्यादा हम कॉमनली यूज़ नहीं करते। जो बड़े ट्यूमर्स होते हैं खास करके उनके लिए हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और जब भी हम इसे यूज़ करते हैं तो इसे हम रीग्रोथ ऑफ सब्सटेंशियल रेसिड्यूअल टिश्यू, यानी कि मान लीजिए सर्जरी हो गई और सर्जरी के बाद भी कुछ ऐसे पोर्शंस रह गए हैं जो पूरी तरीके से सर्जरी नहीं हटा पाती, तो सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी को हम कर सकते हैं। बचे खुचे जो रेसिड्यू है, टिश्यूज़ है, उनको हम रोकने के लिए, शांत करने के लिए, उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर सर्जरी ऐसे केसेस में जहाँ कुछ रेमनेंट्स रह जाते हैं वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैक्रो एडिनोमा जो बड़े ट्यूमर्स होते हैं, उनके कुछ टिश्यूज़ या पार्ट रह जाते हैं जो डोपामिन एगोनिस्ट मेडिकेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो सर्जरी भी हो गई। और मान लीजिए कुछ टिश्यूज़ रह गए जो मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ऐसे केस में रेडिएशन थेरेपी मदद कर सकती है। अब अगर ये रेडिएशन थेरेपी है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स है नोज़िया, फैटीग यानी थकान महसूस होना, कुछ लोगों में लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। अनदर कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है विच इज़ हेयर फॉल। देखा गया है कि पैचेस में जो है वो हेयर लॉस होते हैं, एकदम से सारे बाल हेयर फॉल नहीं होते बट पैचेस में जाते। तो ऐसा कह सकते हैं कि 50% जो लोग हैं जो ये पिट्यूटरी रेडिएशन थेरेपी कराते हैं, इनको देखा गया है कि 10 साल के अंदर अंदर इनको पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी होने का भी खतरा होता है।
तो ये वो दो मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तरीकों की, जो हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए अक्सर सजेस्ट किया जाता है। जब ट्यूमर बहुत बड़ा होता है और दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं। तो सर्जरी आपको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर समझ गए होंगे कि रेडिएशन से बेटर सर्जरी होता है, हम इसे मान सकते हैं। सर्जरी के उतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जितना कि रेडिएशन थेरेपी के होते, और ख़ास करके उन लोगों के लिए भी ठीक है जिनका बहुत बड़ा ट्यूमर नहीं है, तो वो डॉक्टर से सर्जरी के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं कि छोटे ट्यूमर में आपको सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर ट्यूमर बहुत बड़ा है तो सर्जरी क्या है, फिर मुश्किल हो जाती है। चीज़ें छोटी हो तो वो ईजी होता है सॉल्व करना। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि किस स्टेज पे, किस लेवल ऑफ ग्रोथ पे सही होता है, सेफ़ होता है सर्जरी करा लेना। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जब ट्यूमर बड़ा हो जाता है तो सर्जरी के बाद भी कुछ पोर्शंस अगर रह गए तो उसके लिए फिर आपको रेडिएशन थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है, और उस रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स है जितना कि सर्जरी के नहीं है। और जो मेडिसिन यूजुअली प्रेस्क्राइब होता है लोगों को, कैबरगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन, साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन के भी होते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैंने कोई नेचुरल वेज की बात नहीं की कि हम प्रोलैक्टिन नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, बट इस वीडियो में मैं बात करना चाहती थी सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी के बारे में, ताकि अगर आप इसकी कोई डाउट है तो मुझे आशा है कि मैं कुछ कवर कर पाई हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप प्रोलैक्टिन के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद।